सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम समझेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। ये एक अपोजिंग फोर्स है जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं और एक दूसरे के प्रति मूव करना चाहते हैं तो उनके बीच में उनके घर्षण के कारण, उनके फ्रिक्शन के कारण एक फोर्स लगती है जो उस मोशन को रोकना चाहती है। अपोजिंग फोर्स लगती है, इसे ही हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। अब देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे तीन तरह की फोर्सेस। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है। यहाँ पर आप एक ये ऑब्जेक्ट देख रहे हैं जिसका कुछ सरफेस है ये वाला, और इसको इस पेज पे रखा हुआ है, यानी कि दो सरफेसेस कांटेक्ट में आ रहे हैं। अब हमने इसको धक्का देने की कोशिश की, यानी कि इसको मोशन में ले जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं 1 न्यूटन फोर्स देता हूं, तो देखा ये मूव नहीं किया। फिर मैं 2 न्यूटन की फोर्स देता हूं, अब भी मूव नहीं कर रहा। अब इसकी कुछ ना कुछ तो लिमिट होगी, तो माना कि 3 न्यूटन जब फोर्स की तो ये जस्ट ऐसा लगा कि मूव होना शुरू हो गया है, जस्ट मूव होना शुरू किया। वो लिमिट आई 3 न्यूटन पे। उसके बाद जब ये मोशन में आ जाता है, 3 न्यूटन के बाद जब ये मोशन में आ जाता है, उसके बाद ऐसा महसूस हुआ होगा, आपने भी नॉर्मल लाइफ में देखा होगा कि जैसे इसका जो फ्रिक्शन है वो कम हो गया। अब थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। जब हम पहली बार 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे यहां पर, तो ये मूव नहीं हुआ था। फिर हमने 2 न्यूटन किया, तब भी मूव नहीं हुआ था। तो ये मूव क्यों नहीं कर रहा, इसको आगे चले जाना चाहिए। ये आगे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये जितनी हम शक्ति लगा रहे हैं उसके बराबर फोर्स हमें वापस दे पा रहा है, यानी कि अपोजिंग फोर्स दे पा रहा है। जब तक बॉडी मूव नहीं होती और जो हम फोर्सेस लगा रहे हैं और उसका इक्वल ये हमें वापस में एक तरह से जवाब दे दे रहा है, अपोजिंग फोर्स उतनी ही दे दे रहा है। 1 न्यूटन हमने फोर्स लगाई, इसने भी 1 न्यूटन दे दी। 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, इसने भी दे दी। तो इस फोर्स को जब तक बॉडी मूव ना करे उसको बोलेंगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन। जब मूव नहीं हुआ है ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद हमने क्या किया था, 3 न्यूटन की फोर्स की थी, और 3 न्यूटन के बाद ऐसा लगा कि अब ये जस्ट मूव होने वाला है। तो ये जो लिमिट आई 3 न्यूटन की, इसे हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ये कब लगेगी, कैसे पता लगाएं, जब जस्ट ऑब्जेक्ट अबाउट टू मूव हो, यानी कि जस्ट मूव होने वाला हो, तब जो फोर्स लगी ये हमारी फ्रिक्शनल फोर्स सेकंड तरह की हो जाएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। एंड व्हाट अबाउट जब ये मूव करना होना शुरू हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे इनके बीच में, जो सरफेसेस के बीच में जो सरफेस जो फ्रिक्शन था वो कम हो गया है। वो क्यों हुआ, क्योंकि अब एक नया तरीके का फ्रिक्शन लगना शुरू हो गया जिसे हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो दोबारा से देख लें, अगर बॉक्स यहां रखा है अभी 1 न्यूटन, तो ये मुझे 1 न्यूटन वापस दे रहा है। क्या दे रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स लग जा रही है अपोजिट 1 न्यूटन की। जब 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, 2 न्यूटन की यहां पे फोर्स लगाई, तब भी मूव नहीं किया, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अभी भी मुझे जवाब दे पा रही है 2 न्यूटन का। अब इसकी लिमिट कब आ जाएगी, जब हम 3 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे। जैसे ही 3 न्यूटन की फोर्स लगाई, ये अबाउट टू मूव होने लगा, यानी कि जस्ट ये ऐसा लगा कि अभी मोशन में आ जाएगा। ये जो लिमिट पकड़ी, जितना ये मैक्सिमम फ्रिक्शन हमें दे पा रहा है, उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ऑब्जेक्ट हमें कितनी लिमिट तक हमें अपोजिट फोर्स दे सकता है, वो पर्टिकुलर वैल्यू, उस फोर्स की वैल्यू को हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। एंड द थर्ड इज जब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है, उस टाइम लगता है कि जैसे कुछ फ्रिक्शन कम हो गया है। जब बॉडी मूव कर रही होगी उस टाइम जो फ्रिक्शन हमें महसूस होता है, जो अपोजिट फोर्स आती है, उसे हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अब थोड़ा डेफिनेशंस कर लेते हैं, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। एक अपोजिंग फोर्स है, जब भी दो सरफेस आपस में जुड़े होंगे और मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये जो घर्षण होगा, फ्रिक्शन, उसके कारण एक अपोजिंग फोर्स मिलेगी। ये अपोजिंग फोर्स जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होगा तब हम नोट करें, तो वो जो फोर्स हमें मिलेगी अपोजिंग फोर्स, उसे हम बोलेंगे स्टैटिक। ये से पहला नंबर जो, उसे बोला जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स।
ये जो 1 न्यूटन और 2 न्यूटन का हमने एग्जाम्पल में लगाया था वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्सेस थी, क्योंकि अभी तक लिमिट नहीं आई थी। जब अपोजिंग फोर्स इतनी मिल जाए कि ऐसा लगे कि अब ऑब्जेक्ट मूव करने वाला है, अबाउट टू मूव हो जब ऑब्जेक्ट, तब उस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स मिलती है, जो मैक्सिमम वो ऑब्जेक्ट दे सकता है, उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग। यानी कि लिमिट आ चुकी है स्टैटिक फ्रिक्शन की, एक तरह से लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स हो गई। और जब हमें ऑब्जेक्ट मोशन में हो, जब जितनी फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जेक्ट जो है ऑफर करता है, वो सरफेसेस ऑफर करते हैं, उसे हम बोलते हैं काइनेटिक, यानी कि मूव करता हुआ। काइनेटिक वर्ड का ही मतलब है टू मूव। तो यहां पर देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना था, 3 न्यूटन था। 3 न्यूटन पे ऐसा लगा कि वो ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करने वाला है, तो 3 न्यूटन जो है फ्रिक्शनल फोर्स, वो हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स हुई। और अपोजिंग फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट इन मोशन, जब मूव करना शुरू किया तो ऐसा लगा कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 2.5 न्यूटन की फोर्स, देखा थोड़ी सी कम महसूस होती है। एक बार जब ऑब्जेक्ट गति पकड़ ले तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है ऐसा लगता है थोड़ी कम हो गई। यहां मैंने माना कि 0.5 न्यूटन से कम हमें फोर्स लग रही थी। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसका रीजन क्या है, ये होती ही क्यों है? तो माना जाता है कि ये फोर्सेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कारण होती है, एडहेसिव और कोहेसिव। यानी कि एडहेसिव कब, मतलब दो जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों, डिफरेंट सरफेसेस हों, जैसे ये सरफेस और इनके बीच में ये दो, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अलग हैं तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लग रही होंगी। इसको बोलेंगे हम एडहेसिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्योंकि ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। अब मैं एक दूसरा पेज ले लूं, सेम ही पेज ले लूं, अब इनके बीच में जो फ्रिक्शन ये फोर्स लग रही है, इसको मैं बोलूंगा कोहेसिव फोर्स, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों के सेम होंगे, सेम ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स, इसको बोलते हैं हम कोहेसिव। और अगर डिफरेंट हो, यानी कि यहां पे नोट कर लेते हैं, फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एडहेसिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कारण ये फोर्स लग रही है। और अगर एक ही ऑब्जेक्ट हो तो हम बोलेंगे कोहेसिव इंटरमोलिकुलर, सेम या सिमिलर, एक जैसे बने हों, जैसे ये दो पेजेस हैं तो इनके बीच में कोहेसिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगेंगी। डिफरेंट ऑब्जेक्ट हुए, जैसे ये एग्जांपल था, तो एडहेसिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब यहाँ टिके होते हैं, दोनों पे कांटेक्ट में होते हैं, तो वो एक अपने आप में एक फोर्स जनरेट कर लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं। जब हम इन्हें मूव करते हैं तो वो बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, जिनके कारण हमें फ्रिक्शनल फोर्स का एहसास होता है। फ्रिक्शनल फोर्सेस डिपेंड किस पर करेंगे, कितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ज़्यादा या कम, ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? तो हमने ये पाया है कि जो ये फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं ये नॉर्मल फोर्स पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जितनी नॉर्मल फोर्स होगी उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अब ये नई चीज़ क्या आ गई, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, यानी कि मानिए जैसे वो जो बॉक्स हमने लिया था वैसे सरफेस पे रखा हुआ है, जो हम एग्जाम्पल ले रहे थे, ये एक सरफेस है। तो मान लीजिए इसका कुछ मास m है इस ऑब्जेक्ट का, तो इसका जो ग्रेविटी का एक फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटी इसे खींच रही होगी, कितनी फोर्स से खींचेगी? अगर इसका मास m है तो ये mg से इसको नीचे की तरफ खींचेगी। बट क्या ये खींचा जा रहा है? नहीं, एक फोर्स लग रही होगी। वो कौन सी दिशा में होगी? जस्ट इसके अपोजिट। तभी तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर खड़ा है, नहीं तो स्टेशनरी क्यों रहता? अगर सिर्फ ग्रेविटी ही होती, ये जो लाइन मैं बना रहा हूं 90 डिग्री पे या नॉर्मल टू द सरफेस, ये जो फोर्स होगी इसे हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? यहां से 90 डिग्री, 90 डिग्री टू व्हाट? जो भी सरफेस आपने ऑब्जेक्ट रखा है वहां से 90 डिग्री पे जो फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट पर, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। हमारा फ्रिक्शन डिपेंड इस पर करता है, याद रखिए, उसके वेट पर नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम जब इंक्लाइंड प्लेन्स करेंगे तब हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। बट अभी तक आपने यही समझना है कि नॉर्मल फोर्स पर डिपेंड रहेगी हमारी फ्रिक्शनल फोर्स, चाहे वो हमारा लिमिटिंग फोर्स हो, एफ एल से डिनोट कर रहा हूं, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स हो, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जितनी नॉर्मल फोर्स होगी किसी ऑब्जेक्ट की। और यहां पर
अगर काइनेटिक है, अगर वो मोशन में है, तब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी नॉर्मल फोर्स के। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स हो तो समझ जाइए, नॉर्मल फोर्स अगर हमें पता लग जाए तो हम बता सकते हैं कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अब ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। अगर इसे खोलें तो यहां पर हमें कांस्टेंट्स मिलते हैं। म्यू एस जो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन माना जाएगा, इनटू एन। और अगर एफ के को खोल दें, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स को खोल दें, तो ये मिलेगा म्यू के इंटू एन। ये म्यू के क्या है? काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि सरफेस कैसा है। आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये दिया होता है, क्योंकि देखिए जब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहा था तो कुछ नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा इसको। मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ, मान लीजिए लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो मुझे मिला 3 न्यूटन का, 3 न्यूटन के बाद अबाउट टू मूव होने लग पड़ा था। बट अगर मैं सरफेस चेंज कर देता हूँ और ये सरफेस ले लेता हूँ जो थोड़ा सा खुरदरा है, अब देखा, अब तो बातें चेंज होगी। अब तो ये 3 न्यूटन पे मूव ही नहीं कर रहा। तो ये क्या चेंज हुआ? ये हमारा सरफेस चेंज हो गया। तो सरफेस पे भी डिपेंड करेगा, और सेकंड चीज नॉर्मल फोर्स पे भी डिपेंड करेगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं यहां पर। जैसे अगर ये m 10 kg का होता, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो 10 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड मान लीजिए, तो ये बताइए व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कोई चीज छूट गई है? यस। ये नहीं बताया कि ये सरफेस कौन सा बना है, उस पर भी डिपेंड करेगा ना फ्रिक्शन। अगर ये संगमरमर का होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा। अगर ये वुड का होगा तो उससे तो ज्यादा ही होगा, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो यहां पर हमें गिवन है, एक और चीज दे दी है, गिवन म्यू स्टैटिक जो है वो दिया हुआ है 0.6। ये एक नंबर ही होगा जो दिया गया होगा, यानी कि इतना आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है। तो अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो हम इजीली कर सकते हैं। हमें पता है कितना फोर्स लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना दे सकता है ये ऑब्जेक्ट। ये दे सकता है म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन। एन अभी कैलकुलेट नहीं किया, म्यू एस की वैल्यू रख देते हैं 0.6, क्योंकि ये तो गिवन ही है कि इस सरफेस के लिए हमें 0.6 लग रहा है, और मल्टीप्लाइड बाय एन। अब एन कैलकुलेट कैसे करें? देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है और मूव नहीं कर रहा, इसके मतलब ये जो नॉर्मल फोर्स है ये इसके इक्वल ही होगी, तभी तो ये स्टेशनरी है। यानी कि इस केस में, हमारा जो ये केस है, इसमें नॉर्मल फोर्स जस्ट इसके इक्वल होगी कि नीचे कितनी फोर्स लग रही है। यानी कि अगर बॉक्स दोबारा से यहाँ पे छोटा सा बना दें, अगर ये 10 kg का है तो हमने जी जो है, एम जी जो है वो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10, क्योंकि माना है जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन का। तो अगर ये खड़ा हुआ है इस सरफेस पे, इसका मतलब ऊपर को जो नॉर्मल फोर्स है वो भी कितने की होगी? 100 न्यूटन की। तो इस केस में हमारा जो एन आया वो आ गया 100। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 0.6 से 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 60 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। यानी कि 60 न्यूटन तक इसने हिलना ही नहीं है। 20 न्यूटन लगाओगे दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, उतना ही आपको वापस मिलना शुरू हो जाएगा। 40 पे नहीं, 45 पे नहीं, जैसे ही 60 न्यूटन आएगा तो ये अबाउट टू मूव हो जाएगा। अब देखिए अगर हम ऑब्जेक्ट ना चेंज करें और ये सरफेस चेंज कर दें, व्हाट इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि इसका सरफेस चेंज कर दिया गया और वो एक नई वैल्यू दे दी गई हमें 0.8। अब यानी कि ये जो सरफेसेस हैं, ये जो यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, ये कोई और सरफेस हो गया। इस केस में क्या होगा? हमारा यहाँ पर देखिए एफ एल अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? आपकी वैल्यू जो आ जाएगी लगभग 80 न्यूटन की। यानी कि अब आपको लिमिट जो है बढ़ गई है इसकी, इसने 80 न्यूटन तक नहीं हिलना। तो देखा किस तरह से कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से फर्क पड़ रहा है कि ये कब मूव होगा। अच्छा, थर्ड केस भी कर लेते हैं। अगर सरफेस ऐसा आ गया जिसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो आ रहा है वो है 0.1, तो हमने एफ एल का वही फॉर्मूला लगाया
0.1 से नॉर्मल तो चेंज नहीं हो रहा, इस मास को थोड़ी ना चेंज किया हमने, तो ये तो 100 से मल्टीप्लाई हो गया। देखिए सिर्फ 10 न्यूटन में ही ये मूव करना शुरू कर देगा। तो जितना हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा उतनी ही आसानी से हम चीज़ों को धकेल पाएंगे, और जितना ये ज़्यादा होगा उतना ही हमें मुश्किल आएगा इसको आगे पुश करने में। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी। एक तो नॉर्मल फोर्स, यानी कि अगर देखिए अगर ये दो ऐसे मिला लिया जाए और इनको मूव करने की कोशिश किया जाए, तो अगर मैं बहुत जोर से दबाऊंगा नॉर्मल फोर्स बहुत ज़्यादा होगी, तो इसको मूव करना मुश्किल होगा। तो ये तो होगी पहली बात कि नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा फ्रिक्शन। बट द सेकंड थिंग ऑल्सो इंपॉर्टेंट इज कि ये सरफेस कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस सरफेस को मैं यहाँ चेंज कर दूं और यहाँ पर ऑयल लगा लूँ या यहाँ पर कुछ क्रीम लगा लूँ, तो मैं चाहे नॉर्मल फोर्स ज़्यादा रखूं तब भी ये आसानी से फिसल जाएगा। तो ये क्या हो गया, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी मैटर करेगा, यानी कि जो सरफेस है वो भी मैटर करेगा। तो यहाँ पे जो सरफेस का मारक है कि सरफेस किस तरह का है, वो हमें ये जो कॉफिशिएंट्स हैं, ये जो कांस्टेंट्स हैं, इनके द्वारा दिया जाता है।